गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट लेक्चर में हमने अलग अलग टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था, जिसमें से फर्स्ट था एडिशन रिएक्शन था, उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन था, आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था एंड देन डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन था। राइट, एडिशन मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट, दोनों एक ही होते हैं। चलो, so that was all for the next lecture. Also we solved problem number 8.5 and problem number 8.6. okay, अब इस लेक्चर के अंदर हम पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। देखो, अब चीज ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, फिर भी कुछ एक कंपाउंड ऐसे हैं जहां पे हमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। अब सोचो, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब यह है कि आपने आधा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कहीं पे। इलेक्ट्रॉन कभी आधा नहीं हो सकता, इट मस्ट बी अ होल नंबर, राइट। सो मैं आपको सिंपल सी यही बात बताऊंगा कि ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों आता है। देखो, हमारा सबसे पहला कंपाउंड है C3O2। चलो उसके बारे में बात करते हैं। C3O2, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे कार्बन का, सो 3 कार्बन होने की वजह से 3x और 2 ऑक्सीजन का -4, राइट। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा x इक्वल टू आपको 4/3 मिलता है, राइट। अब इस चीज से आपको पता चला कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल मिलता है, लेकिन ओरिजिनली अगर आप इसके स्ट्रक्चर के अंदर जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यहां पे तो कोई फ्रैक्शनल है ही नहीं। ओके, ये फ्रैक्शनल इसलिए है क्योंकि हमने यहां पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर लिया है। तीनों कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होने की वजह से ये फ्रैक्शनल है, क्योंकि उसमें से किसी एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा, दैट्स व्हाई। देखो, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। कार्बन double bonded with another carbon and another carbon is double bonded with that carbon, और फर्स्ट और लास्ट कार्बन के दो बॉन्ड बाकी है, तो वहां पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होंगे। चलो, अब देखो, ये ऑक्सीजन -2 है, ये ऑक्सीजन भी -2 है, दैट्स व्हाई उसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन +2 हो जाएगा और यहाँ पे ये कार्बन भी +2 हो जाएगा। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है उसको मैं स्टार कर देता हूं, वो हो जाएगा 0। अब देखो, 2 कार्बन +2 हुए और 1 कार्बन हुआ 0। अब ये 1 कार्बन की वजह से आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल मिलता है आपको, ठीक है। देखो, यहां पे दिया भी है आपको, राइट। नाम आपको स्पेशली याद रखना है C3O2 का, कार्बन सब ऑक्साइड। ये नाम आपको ऑलवेज याद रखना है, कार्बन सब ऑक्साइड। ओके, चलो उसके बाद दूसरा कंपाउंड है B3O8। चलो B3O8 के बारे में बात करते हैं हम। Br3O8। चलो, अगर आप यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना चाहोगे, सो 3x -16। क्यों -16 किया? क्योंकि 8 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2। सो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक Br का ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा 16/3 एवरेज। अब आपको पता है ये जो चीज है ये एवरेज है और 3 Br में से किसी एक Br का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा। सो चलो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले तीनों Br को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो। ओके, अब पहले और लास्ट Br के ऊपर 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में लगाना है, जैसा कि मैंने लगाया है यहाँ पे, ठीक है। और बीच वाले Br के ऊपर 2 ऑक्सीजन रहेंगे डबल बॉन्ड में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल सी बात है, ये Br -2 है, ये ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन -2 और ये भी -2, तो ये Br हो जाएगा +6। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे होगी, ये तीनों ऑक्सीजन -2 -2 और Br हो जाएगा +6। सो यहाँ पे 2 Br ऐसे है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6। अब जो बीच वाला Br है
वहां पे सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है, दैट्स वाई ये बीच वाला Br +4 रहेगा। अब देखो एक Br का ऑक्सीडेशन नंबर +6 नहीं है, +4 है, और इसी वजह से इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 16/3 आता है। क्लियर? देखो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर भी दिया है जो हमने ड्रॉ किया था अभी, और वहां पे लिखा भी है Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, 16/3 उसका एवरेज। ओके, उसके बाद है Na2S4O6, उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। Na2S4O6, चलो 2 सोडियम दैट्स वाई +2, 4 सल्फर है दैट्स वाई +4x, और 6 ऑक्सीजन दैट्स वाई -12। चलो तो यहां पे 4x = 10 मिलेगा, यानी कि 5/2, x = आएगा 5/2 यानी कि 2.5, राइट। देखो अब इसका जो स्ट्रक्चर है हम बनाते हैं, पहले तो 4 सल्फर एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, फिर पहले और लास्ट सल्फर पे एक एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, पहले और लास्ट सल्फर पे एक एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और एक ONA लगेगा। ओके, चलो अब देखो ONA का चार्ज रहता है -1 और इस ONA का भी -1, दोनों ऑक्सीजन -2, यहां पे भी दोनों ऑक्सीजन -2। अब टोटल देखो -2 -2 -1, तो ये सल्फर हो गया +5, वैसे ही ये सल्फर भी +5 और बीच वाले दोनों सल्फर 0। तो यहाँ पे 2 सल्फर ऐसे है जो +5 है और 2 सल्फर ऐसे है जो कि 0 है। ये 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फ्रैक्शनल मिलता है 2.5। क्लियर? तो यही चीज आपको याद रखनी है कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कभी होता ही नहीं है, वो एवरेज है। एक्चुअली वहां पे 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होंगे एक ही एलिमेंट के, दैट्स वाई फ्रैक्शनल मिलता है। देखो डिटेल में देखते हैं, यहाँ पे इसका नाम आपको याद रखना है टेट्राथायोनेट आयन S4O6-2, टेट्राथायोनेट आयन। ओके, चलो sometimes we came across with certain compounds in which oxidation number of particular element in the compound is in fraction. For example 3 एग्जाम्पल तो यहाँ पे दिए हैं और बाकी भी है दूसरे। We know that the idea of fractional oxidation number is unconvincing to us because electron are never shared or transfer in fraction. इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होते, वो ऑलवेज वॉल ही होते, या फिर 1 या 2, 1.5 1.75 ऐसा नहीं होता वहां पे। एक्चुअली दिस फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट अंडर एग्जामिनेशन and the structural parameter reveal that the element for whom fractional oxidation state is realized is present in a different oxidation state. जिस एलिमेंट की हम बात करते हैं उस एलिमेंट का वहां पे एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होता है, दैट्स वाई वो फ्रैक्शन में मिलता है। अब तीनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया था, देखो यहाँ पे कार्बन बीच वाला है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करता है, वैसे ही यहाँ पे दोनों बीच के सल्फर जो है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करते हैं, यहाँ पे बीच वाला ब्रोमीन +4 है। तो इसी चीज की वजह से हमें पता चलता है कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे, और यही चीज आपको एक्सप्लेन भी की है। देखो द एलिमेंट मार्क्ड विद द एस्टरिस्क यानी कि जो स्टार किया है, इन ईच स्पीसीज इज एग्जिबिटिंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इन ईच ऑफ द स्पीसीज। जैसे कि C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड के अंदर 2 कार्बन +2 है और 1 कार्बन है बीच वाला वो 0 है। लाइकवाइज Br3O2 के अंदर टर्मिनल के जो 2 ब्रोमीन है एंड के वो +6 है, जबकि बीच का जो ब्रोमीन है वो +4 है, उसी वजह से वो 16/3 है, राइट। लेकिन जब हम S4O6-2 के बारे में बात करेंगे, टर्मिनल के दोनों सल्फर +5 है, जबकि दोनों बीच वाले
0 है, दैट्स वाई उसका एवरेज होता है 2.5। क्लियर? वी मे thus in general conclude that the idea of fractional oxidation state should be taken with care and the reality is revealed by structures only. Further, whenever we came across with fractional oxidation state of any particular element in any species, we must understand that this is the average oxidation number only. In reality, the element in the particular species is present in more than one whole oxidation numbers. 3 एग्जांपल दिए, उसके अलावा भी है यहां पे देखो Fe3O4 लिखा है यहां पे। चलो Fe3O4, अब यहां पे आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सो 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलता है +8/3। लेकिन ये मिक्स ऑक्साइड है, यानी कि यहां पे एक FeO है और साथ में एक Fe2O3 जुड़ा हुआ है। ये दोनों मिक्स होके Fe3O4 बनता है। इसका मतलब यहां पे एक Fe जो है वो +2 है और 2 Fe जो है वो +3 है। समझ में आया? देखो यहां पे लिखा है। उसके बाद आपको Mn3O4 दिया है। Fe3O4 से थोड़ा अलग है ये Mn3O4। Mn3O4 का अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करोगे वो सेम आएगा +8/3, लेकिन इसके अंदर 2 MnO जुड़े हैं और एक MnO2 है, यानी कि यहां पे 2 Mn ऐसे है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और एक Mn ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ओके, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता जाता हूं। उसके बाद है Pb3O4। चलो Pb3O4, अगर Pb3O4 की हम बात करें तो उसका एवरेज आएगा +8/3, लेकिन इसके अंदर भी 2 PbO है और एक PbO2 है और उसकी वजह से यहां पे आपको 2 Pb+2 मिलेंगे और एक Pb आपको +4 मिलेगा। क्लियर? देखो, are some of the example of these type of compounds in which mixed oxides are there where we came across in the fractional oxidation state of a metal atom. However, oxidation state may be in a fraction in as a O minus O2 प्लस के अंदर +1/2 है, O2 माइनस के अंदर -1/2 है। ओके, सो ये था आपका फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा लिखा जोखा। ठीक है, उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम 8.7। प्रॉब्लम 8.7 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है बाय हार्ट। ठीक है, चलो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। प्रॉब्लम 8.7 मोस्ट आईएमपी। देखो मैं आपको अच्छे से ये चीजें एक्सप्लेन करता हूं। आपको यहां पे Pb3O4 दिया है, उसको यहां पे 8HCl से रिएक्ट करवाया है, फिर उसमें से उन्होंने बनाया है 3PbCl2, फिर उन्होंने Cl2 बनाया है और उसके बाद टोटल 8H2O वहां पे 4H2O वहां पे रिलीज किया है। तो ये आपका लिखा जोखा पूरा रिएक्शन है। अभी अभी मैंने आपको Pb3O4 के बारे में बताया कि उसके अंदर 2 PbO है और एक PbO2 है, राइट। तो पहले तो इसको डिवाइड करते हैं हम। यहां पे मैं लिखूंगा 2 PbO, उसका रिएक्शन में HCl से अलग से करवाऊंगा। ठीक है, चलो अब PbO है, उसके अंदर Pb+2 है, Cl-1 है, ऑक्सीजन -2 है, H+1 है, राइट।
पहले तो ये स्टेबल है और ये बेसिक है बाय नेचर। तो देखो यहां पे कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ये सिंपली एसिड और बेस के बीच का टाइट्रेशन है। ये ऑक्साइड बेसिक है बाय नेचर, तो एसिड बेस टाइट्रेशन होगा यहां पे सिंपली, ठीक है। चलो एसिड बेस टाइट्रेशन होगा तो यहां से क्या बनेगा, यहां पे 2 PbCl2 बनेंगे, राइट, और साथ में 2 H2O बनेंगे। हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम टू सेम रहेगा, +2 -1 +1 और -2 सेम टू सेम है, सिर्फ एसिड बेस टाइट्रेशन है, कोई रेडॉक्स नहीं है PbO के लिए। अब इसके अंदर से 2 PbO यूज कर लिए, बचा क्या, PbO2। चलो PbO2 जो है वो +4 Pb कैरी करता है, ऑक्सीजन -2 है यहाँ पे, उसको आप HCl से अगर रिएक्ट करवाते हो तो क्या होता है, यहाँ पे Cl -1 है, H +1 है। चलो यहाँ पे +2 है वो स्टेबल है, जबकि +4 अनस्टेबल है, तो ये +4 से +2 होने की कोशिश करेगा, यानी कि इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होके वो +2 बनेगा और Cl से रिएक्ट करके PbCl2 बनाएगा, यानी कि Pb जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो यहां पे रिडक्शन किसका होगा, Cl का रिडक्शन होगा, यानी कि 2 Cl है वो कंबाइन होके Cl2 बना देंगे। अब Cl का हो गया ऑक्सीडेशन, Pb का हो गया रिडक्शन, क्योंकि Pb एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, और बाकी जो 2 ऑक्सीजन बचे हैं वो हमें टोटल 2 H2O बना के देंगे। समझ में आया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करो, तो ये हो गया Pb3O4, ये 8 HCl, ये 3 PbCl2, 4 H2O NCl2, हो गया ये रिएक्शन आपका। इन द सेंस यहाँ पे PbO है वो एसिड बेस टाइट्रेशन करेगा और PbO2 है वो रेडॉक्स रिएक्शन करेगा HCl के साथ। समझ में आया। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरी रिएक्शन के बारे में, ये वाला। यहां पे Pb3O4 HNO3 से रिएक्ट करता है। चलो Pb3O4 4 HNO3 से रिएक्ट करता है और हमें यहां पे बना के देता है 2 PbNO3 ट्वाइस, ओके, और साथ में PbO2 और 2 H2O। चलो तो पहले तो इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 PbO है और आपको तो पता है HNO3 है वो एसिड है, PbO बेस है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन होगा जैसा ही HCl में हुआ था। तो इसमें से बनेगा 2 PbNO3 ट्वाइस, राइट, और साथ में 2 H2O। ओके, अब हम बात करते हैं PbO2 की। PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दोनों का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों में से एक तो होना चाहिए ना रिड्यूसिंग एजेंट। तो PbO2 HNO3 से रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एसिड बेस टाइट्रेशन होगा और PbO2 जैसा प्रोडक्ट में था वैसे का वैसा हमें रिएजेंट में था, वैसे का वैसा हमें प्रोडक्ट में वापस मिलेगा। तो PbO2 यहाँ पे देखो अलग हो गया, उसने HNO3 से रिएक्ट नहीं किया। तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी वजह से वो HCl से डिफरेंट रिएक्शन करता है, HNO3 रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्लियर? देखो चलो, Pb3O4 is actually a stoichiometric mixture of 2 mole of PbO and 1 mole of PbO2, जैसा कि मैंने आपको बताया। In PbO2, lead is present in +4 oxidation state, whereas stable oxidation state of lead is +2 in PbO। क्लियर? चलो, उसके बाद की हम अगर बात करें तो PbO2 जो अनस्टेबल है +4 से,
वो एज ए ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा और उसकी वजह से वो Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन में कन्वर्ट करेगा। यानी कि दोनों रिएक्शन लिखिए, देखो PbO तो सिर्फ एसिड बेस टाइट्रेशन करेगा, जबकि PbO2 है वो उसका रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यहाँ पे समझ में आया? सिंस अब HNO3 की बात करते हैं, HNO3 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो PbO2 से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन एसिड बेस टाइट्रेशन तो होगा वहां पे। तो एसिड बेस टाइट्रेशन तो हुआ, लेकिन PbO2 ने रिएक्ट नहीं किया, तो वो हमें प्रोडक्ट में वैसे का वैसा ही लिखना पड़ेगा। उसकी वजह से HNO3 और HCl की रिएक्शंस एक दूसरे से अलग है। क्लियर? तो ये आपका लेखा जोखा था अब तक का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। यहां पे जो थ्योरी दी है उसके बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि आपको रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करना है उसका पूरा स्टेप्स सारे समझ में आए। चलो प्रॉब्लम 8.8, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8.8 के बारे में हम बात करते हैं। देखो, राइट अ नेट आयनिक इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। चलो स्टेप नंबर 1 केमिकल रिएक्शन लिखो, K2Cr2O7। उसमें से क्या, उसके साथ क्या रिएक्शन करवाया है हमने, सोडियम सल्फाइड यानी कि Na2SO3 आपको लिख के दिया है। देखो एसिडिक मीडियम है तो साथ में मैं H+ लिखता हूं, ठीक है। क्या देते हैं, क्रोमियम +3 आयन एंड सल्फेट आयन, यानी कि इसमें से Cr+3 आयन बनता है और SO4-2 आयन बनता है। चलो अब देखो, प्रोडक्ट जो है वो आयनिक फॉर्म में दिया है, रिएजेंट है वो कंपाउंड के फॉर्म में दिया है, तो हमें पूरा रिएक्शन आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो पहला स्टेप रहेगा आयोनिक इक्वेशन लिखो, यहां से K+ को निकाल दो, तो क्या बचा, Cr2O7-2, ठीक है। वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, Na+ को भी निकाल दो, SO3-2 के साथ वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। H+ को हम लास्ट में लिखेंगे, यहां पे थोड़ी जगह रखता हूं मैं उसके लिए। उसमें से क्या बनता है, Cr+3 बनता है और SO4-2 बनता है। तो ये हमारा पहला रिएक्शन हुआ, ठीक है। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं ताकि हर जगह हम यूज कर सके इसको। चलो अब हमने नेट रिएक्शन लिखा, ठीक है। स्टेप नंबर 3 है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। तो मैं यहाँ पे जो कॉपी किया हुआ रिएक्शन है उसको नीचे रखता हूं और सबके ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखता हूं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 होगा, आप पीछे फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आपको देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे डाइक्रोमेट, क्रोमेट +6, ठीक है। ऑक्सीजन है वो -2 रहता है। फिर सल्फर, यहाँ पे सल्फर का गिनो, ऑक्सीजन -3 और इक्वल टू के दूसरी तरफ -2, तो -6 उस तरफ जाएगा तो +4 बचेगा, तो सल्फर हो गया +4, ऑक्सीजन -2। यहाँ पे क्रोमियम का तो दिया है +3, यहाँ पे सल्फर होगा +6 एंड ऑक्सीजन -2। चलो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे। अब स्टेप नंबर 4, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है उनको बैलेंस करके टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। चलो इसका चेंज नहीं होता है तो इसका मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे इसका भी नहीं होता है, O2 का कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, ऑक्सीजन का -2 ही रहता है। तो सल्फर और क्रोमियम का टोटल लिखना है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। चलो मैं वापस से रिएक्शन यहाँ पे कॉपी करता हूं और सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखता हूं मैं, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो +6 × 2, राइट। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +12। यहाँ पे पहले क्रोमियम 2 है तो यहाँ पे 2 क्रोमियम कर दो, ठीक है। एक सल्फर, ये तो बैलेंस है। चलो +4 इस सल्फर का है, कितने सल्फर है, एक ही सल्फर है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1 × 4 +4।
यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ऐसे 2 क्रोमियम है। क्यों? रिएजेंट में 2 है इसलिए 2 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल चार्ज हो जाएगा +6 और यहाँ पे सल्फर जो है वो है +6, लेकिन एक ही सल्फर है, दैट्स वाई टोटल उसका होगा +6। क्लियर? हमने टोटल चार्ज यहां पे लिख दिया। चलो अब आपको यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को पॉइंट आउट करना है, तो मैं फिर से यहां पे रिएक्शन को कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहां पे मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताऊंगा, ठीक है। अरे ये क्या हो गया? ये रहा। चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे +12 से +6 होता है क्रोमियम, क्रोमियम +12 से +6 होता है, यानी कि उसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब होता है यहां पे रिडक्शन होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है रिडक्शन होना, समझ में आया? चलो उसके बाद सल्फर जो है वो सल्फर +4 से +2 होता है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी कि सल्फर का हुआ ऑक्सीडेशन, क्रोमियम का रिडक्शन हुआ, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन देखो रिएक्शन यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो सामने 2 ही दिए जाते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल करना होगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं लिए जाते हैं तो दोनों सेम होना चाहिए। यहां पे 2 दिए जाते हैं 6 लिए जाते हैं, ऐसा नहीं चलता। तो मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो मैं सल्फर वाले रिएजेंट और प्रोडक्ट को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इक्वेशन नंबर 6 रहेगा ये वाला, ठीक है। सल्फर को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। अब देखो चीजें यहां पे इवन ऑड हो चुकी है, सारी चीजें आई थिंक सो बैलेंस हो चुकी है। देखो 2 क्रोमियम है 2 क्रोमियम है, 3 सल्फर है 3 सल्फर है। अब हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, ठीक है, और मीडियम को अप्लाई करेंगे, एसिडिक मीडियम है ना यहाँ पे। चलो चार्ज के बारे में पहले बात करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप Cr2O7 का -2 चार्ज है और यहाँ पे -2 × 3 सो -6, टोटल चार्ज रिएजेंट का हुआ -8 और यहाँ पे +6 क्रोमियम का और -6 SO4 का, तो यहाँ पे हुआ 0। तो चार्ज दोनों तरफ बैलेंस नहीं है, चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास एसिडिक मीडियम है, यानी कि आप H+ ऐड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे H+ ऐड किया तो डिफरेंस बड़ा हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 8H+ ऐड किया तो यहाँ पे 0 हो सकता है और दोनों इक्वल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 8H+ एज ए एसिडिक मीडियम ऐड करूंगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, आपको H+ ही यूज करना होगा। क्लियर? अब बात रही ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ पीछे जितने H+ लगाए हैं उससे आधा H2O लगा देना है। 8H+ लगाए तो 4 H2O लगा दो। रिएक्शन आपका पूरा बैलेंस हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 3 सल्फर 3 सल्फर, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 7 + 9 16 ऑक्सीजन, 12 + 4 16 ऑक्सीजन। चार्ज दोनों तरफ 0, वो तो पहले बैलेंस किया। तो इक्वेशन 6 आपको पूरा बैलेंस इक्वेशन देता है। क्लियर? वापस से मैं सारे स्टेप आपको रिवाइज कर देता हूं। पहले हमने एक इक्वेशन लिखा, अब प्रोडक्ट जो है वो आयनिक फॉर्म में थी तो मैंने पूरा इक्वेशन आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। एसिडिक मीडियम में लास्ट में अप्लाई करूंगा, इसलिए मैंने वो भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने हैं फाइंड आउट करके। तीसरे स्टेप में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है उनका नेट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, यानी कि 2 है तो पूरा लिखना होगा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर 2 क्रोमियम है तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में क्रोमियम होने चाहिए, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में सल्फर होने चाहिए। जिसका चेंज होता है वो पहले से इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। और फिर टोटल चार्ज लिखो,
यहाँ पे देखो मैंने टोटल चार्ज लिखा है, और उसके बाद स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बैलेंस करना है। यहाँ पे मैंने बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि SO3 3 से मल्टीप्लाई होगा, SO4 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। देखो दोनों को 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब उसके बाद मुझे चार्ज बैलेंस करना है, इस तरफ -8 चार्ज था, इस तरफ 0 चार्ज था, तो मैंने एसिडिक मीडियम का यूज करके यहाँ पे 8H+ ऐड कर दिया और दोनों तरफ 0 0 चार्ज कर दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने प्रोडक्ट में 4H2O लगाया। अब पूरा इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है। तो इस मेथड को यूज करके आपको सारे इक्वेशंस बैलेंस करने हैं, ठीक है। हम काफी सारे इसके आगे प्रैक्टिस करेंगे, तो इस लेक्चर में हम यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और रिएक्शन करवाऊंगा बैलेंस करने के लिए, प्रॉब्लम 8.9, ठीक है। आप आंसर चेक कर लो, यहाँ पे देखो वही आंसर है 8H+ 4H2O 3SO2 3SO4 3SO3 2Cr। क्लियर? सो आज के लेक्चर में यहां तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।